हेलो फ्रेंड्स, निधि साइंस एंड कंपटीशन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स हमने पिछले वीडियो में राजस्थान ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट की थी। उस सीरीज के पहले वीडियो में हमने राजस्थान का ओरिजिन, राजस्थान की उत्पत्ति के बारे में देखा। तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि अगर आप उस वीडियो की पीडीएफ को, नोट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, जिसमें मैंने आपको उसका पीडीएफ है वो अवेलेबल करवा दिया है। तो फ्रेंड्स, आज हम इसी क्रम में राजस्थान की ज्योग्राफी को आगे बढ़ाते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। तो देखिए, राजस्थान की स्थिति की पहले हम बात करेंगे, उसके बाद में हम बात करेंगे राजस्थान के विस्तार के बारे में। राजस्थान की स्थिति देखिए, राजस्थान की स्थिति मतलब राजस्थान कहाँ है, मतलब कौन सी डायरेक्शन में है। फिर हम ढूंढेंगे राजस्थान की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, इस बारे में हम देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान है वो इंडिया के अकॉर्डिंग कहाँ है। तो अगर हम इंडिया में देखें राजस्थान की पोजीशन, राजस्थान का लोकेशन, तो हमें पता चलता है कि इंडिया के अंदर राजस्थान है वो यहाँ है कुछ इस प्रकार से, ये राजस्थान है। तो देखिए, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। तो राजस्थान कहाँ है इंडिया के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आंसर आता है नॉर्थ वेस्ट में, उत्तर पश्चिम में। उत्तर पश्चिम राजस्थान इंडिया के अकॉर्डिंग उत्तर पश्चिम में। अब हम देख लेते हैं कि अर्थ में या पृथ्वी में राजस्थान कहाँ है। इसमें हमें भारत की स्थिति का भी आंसर मिलने वाला है, जिसमें हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देखने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अपना अर्थ है, ये अर्थ है। अर्थ को ये वाली जो लाइन है वो दो बराबर भागों में बांटती है। ये एक्चुअल में लाइन नहीं, ये एक वृत्त है जो 0 डिग्री अक्षांश कहलाता है। इसको 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, या फिर इस रेखा को विषुवत रेखा भी कहते हैं। विषुवत रेखा, इस रेखा को विषुवत रेखा भी कहा जाता है। अब ये जो विषुवत रेखा है वो अर्थ को दो भागों में बांटती है। एक तो ये ऊपर जो अर्धगोला बनता है उसको हम कहते हैं उत्तरी अर्धगोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध कह दो। और ये जो नीचे बनता है वो है दक्षिणी गोलार्ध। तो अपना जो इंडिया है वो यहाँ है, इसका मतलब राजस्थान भी यहाँ है। तो हम देखिए राजस्थान कहाँ है, तो हमें पता चलता है, आंसर मिलता है उत्तरी गोलार्ध में है राजस्थान। अब एक और तरीके से अगर हम अर्थ को डिवाइड करें तो ये अपना अर्थ है, यहाँ से एक लाइन गुजरती है, ये अर्धवर्ताकार रेखा होती है, ये 0 डिग्री है। 0 डिग्री इसे कहते हैं देशांतर। इस लाइन के दूसरे नाम हैं जैसे ग्रीनविच रेखा, इसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। तो हम देखिए इसमें इंडिया है वो इस तरफ है, इस भाग को कहा जाता है ईस्टर्न। ये जैसे ईस्टर्न वेस्टर्न है, ठीक उसी प्रकार से ये ईस्टर्न वेस्टर्न है। ये पूर्वी गोलार्ध है, ये पूर्वी गोलार्ध रहेगा, और ये रहेगा पश्चिमी गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध और ये पश्चिमी गोलार्ध। तो राजस्थान या इंडिया कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्वी गोलार्ध में है। इन दोनों को मिला करके अगर हम बात करें तो हमारा इंडिया और राजस्थान उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। ये तो हो गई डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बात स्थिति के बारे में। अब हम आगे ये देखने वाले हैं कि किसी भी अर्थ के अंदर किसी भी लोकेशन की स्थिति है वो हम बिल्कुल सटीक स्थिति प्राप्त करना चाहते हैं तो हम कैसे प्राप्त करेंगे। अगर मैं बोलूँ कि इंडिया है वो उत्तरी गोलार्ध में है, तो इससे हमें ये पता नहीं चलता कि इंडिया उत्तरी गोलार्ध में कहाँ है।
फिर मैं ये कहूँ पूर्वी गोलार्ध में है तो भी हम ये एग्जैक्ट अनुमान नहीं लगा सकते कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में इंडिया आखिर है कहाँ, ये आंसर नहीं दिया जा सकता। इसके लिए हमें कुछ रेखाओं की कल्पना करनी होती है जिसे हम अक्षांश और देशांतर रेखाएं कहते हैं। इनके लिए इनको समझाने के लिए हम आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें आप इनको अच्छे से देख सकते हो। फिर भी मैं आपको यहाँ पे इनके बारे में थोड़ा बहुत बता दूँ कि ये जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं है वो क्या होती है। आपको इस वीडियो की PDF, इसके नोट्स है वो टेलीग्राम में मिलेंगे, तो आप अभी कुछ लिखें नहीं, केवल देखें। ये सारी चीज़ें उसी क्रम में लिखी गई है जिस क्रम में मैं आपको समझा रहा हूँ। तो देखो फ्रेंड्स, हम बात करें सबसे पहले अक्षांश रेखाओं की, तो अक्षांश रेखाएं क्या होती है, तो वही अपना अर्थ है। इस अर्थ में यहाँ पे ब्रिटेन है, ब्रिटेन में लंदन में ग्रीनविच लेबोरेटरी है, वेधशाला है। यहाँ से एक लाइन गुजारी गई है, मतलब काल्पनिक रेखा है। आई एम सॉरी, ये देशांतर रेखा है। पहले हम अक्षांश रेखा के बारे में देख लेते हैं। ये जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में जाती हुई ये वाली रेखा है, ये 0 डिग्री है। इसको हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा। वास्तव में ये जो रेखा है वो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, लेकिन ये रेखा नहीं है, इसको हम कह सकते हैं ये वृत्त है। ये क्या है, वृत्ताकार होती है ये रेखाएं। अब हम देखते हैं ग्लोब में, तो देखिए ये अपना अर्थ है। इसको ये जो 0 डिग्री लाइन है वो 2 बराबर भागों में बांटती है। उसके बाद में हमने 1 डिग्री 2 डिग्री के एंगल करते करते हमने 90 सर्कल है वो ऊपर बनाए हैं। ये पूरी वृत्ताकार रेखा होती है, कंप्लीट वृत्ताकार रेखा है। अब देखिए आप कि ये 1 डिग्री और ये सब कैसे बना, तो ये मान लो अर्थ का सेंटर है। ये 0 डिग्री, मतलब ये 0 डिग्री की पोजीशन है। मैं अगर इसको ऐसे घुमाऊं तो एक सर्कल बनता है जो 0 डिग्री अक्षांश के बारे में बताता है। उसके बाद में मैं अगर इसको यहाँ पे फिक्स कर दूँ और 1 डिग्री का एंगल लेकर के घुमाऊँ तो 1 डिग्री अक्षांश बनता है। फिर 2 डिग्री का एंगल लेके घुमाऊँगा तो 2 डिग्री। ऐसे करते करते अगर हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तो हमें एक बार 89 डिग्री का अक्षांश भी मिलेगा जो बहुत छोटा सा वृत्त होगा। फिर हमें 90 डिग्री का अक्षांश मिलेगा जो एक पॉइंट होगा, सर्कल होगा, लेकिन वो पॉइंट नुमा सर्कल होगा। तो हमें टोटल मिला करके ऊपर की दिशा में, मतलब कौन सी दिशा में, नदन डायरेक्शन में, उत्तर दिशा में कितने अक्षांश मिलते हैं, 90 अक्षांश मिलते हैं। 1 डिग्री 2 डिग्री करते करते 90 अक्षांश। 90 डिग्री अक्षांश है वो यहाँ पे है। इसको ऐसे लिखा जाएगा 90 डिग्री उत्तरी, मतलब N, और अक्षांश को हम कहते हैं लैटिट्यूड। तो नदन लैटिट्यूड, ये लैटिट्यूड रहेगा, तो ये 90 डिग्री नदन लैटिट्यूड है। फिर ठीक वैसे ही यहाँ पे कोई और लैटिट्यूड होगा, जैसे ये मान लो 85 डिग्री है। नीचे थोड़ा सा 5 डिग्री कम करता हूँ मैं, तो 85 डिग्री नदन लैटिट्यूड। इसको कैसे बनाया गया, बस वही लाइन, और इसको ऐसे राउंड राउंड घुमाते हैं तो एक सर्कल बनता है। तो ऐसे करके यहाँ पे 90 सर्कल ऊपर बनेंगे। ठीक उसी क्रम में 90 सर्कल है वो हमें नीचे की तरफ देखने को मिलेंगे। इसको हम दक्षिणी अक्षांश कहने वाले। 1 डिग्री पे घुमाया, 2 डिग्री पे वृत्त बना दिया, 3 डिग्री पे, ऐसे करते करते 90 डिग्री तक हमें सर्कल बनाने। तो हमें साउथ में भी 90 अक्षांश मिलते हैं। 0 डिग्री ऊपर 90 अक्षांश और नीचे 90 अक्षांश। और यहाँ पे पीछे की तरफ आपको लिखना होगा, जैसे ये वाला कोई अक्षांश है, मान लो आप इसको 70 डिग्री अक्षांश मान लो, 70 डिग्री अक्षांश ये ऐसे बनाया गया इस लाइन से। इस लाइन को यहाँ ला करके घुमाया गया है जिससे ये बन गया है। तो इसके पीछे हमें लिखना होगा सदर्न लैटिट्यूड, SL आएगा, इसके पीछे SL लिखना होगा हमें, SL। तो ऐसे मिला करके टोटल देखें तो टोटल कितने अक्षांश हो जाते हैं, 90 ऊपर की तरफ, 90 नीचे की तरफ और एक 0 डिग्री वाला, तो हमें 181 अक्षांश मिलते हैं टोटल मिला करके। ये जो 90 और ये 90 है, ये वृत्त नहीं, ये बिंदु है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में
ये हो गई अक्षांश के बारे में। अब हम देशांतर के बारे में भी एक बार देख लेते हैं कि देशांतर क्या होते हैं। तो देखिए देशांतर के बारे में बात करें, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, आपको सब मिल जाएगा, बेफिक्र रहिए। देखिए ये है अपने पास में पृथ्वी, और वही मैं आपको बता रहा था कि ब्रिटेन में लंदन में ग्रीनविच लेबोरेटरी, वहाँ से ये लाइन गुजारी गई है। ऐसा माना गया है कि वहाँ से एक काल्पनिक रेखा जाती है जिसको हमने कहा है 0 डिग्री देशांतर। इसको हम कहते हैं 0 डिग्री देशांतर। देशांतर को कहा जाता है लॉन्गिट्यूड कहा जाएगा देशांतर को। आप देखिए ये अर्धवर्ताकार रेखा होती है, अक्षांश वर्ताकार होते हैं, तो ये अर्धवर्ताकार होते हैं। देखो ये अपना ब्रिटेन है, इस ब्रिटेन से होते हुए, इसके लंदन से होते हुए एक लाइन जा रही है जिसको, जो यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पे ख़त्म होती है, जिसे हम ग्रीनविच रेखा कहते हैं। फिर उसके बाद में क्या किया गया, उसके बाद में 1 डिग्री का एंगल लेके यहाँ पे खींचा गया, 2 डिग्री का एंगल लेके ऐसे खींचा गया, 3 डिग्री का एंगल लेके ऐसे खींचा गया। इस प्रकार से टोटल मिलाते हुए इस प्रकार से चलेंगे हमें, तो 90 डिग्री से आगे बढ़ोगे तो 180 डिग्री तक अर्धवर्त बन जाएंगे, सर्कल नहीं सेमी सर्कल हम कहेंगे इनको। तो देखो ये इनको कैसे बनाया गया है, तो वही अर्थ का ये सेंटर, ये पीछे वाला पॉइंट अर्थ का सेंटर है। सेंटर में रखते हुए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक घुमाया, तो मुझे एक अर्धवर्त मिलता है जिसे मैंने 0 डिग्री नाम दिया है। फिर उसके बाद में मैंने इसके साथ में 1 डिग्री कोण बनाते हुए ऐसे घुमाया है, तो 1 डिग्री का हो गया। फिर 2 डिग्री कोण घुमाते हुए और घुमाया, तो 2 डिग्री का। ऐसे करते करते मैं यहाँ पहुँचूँगा तो ये 90 डिग्री रहेगा, फिर 91 डिग्री, 92, ऐसे करते करते लास्ट में पीछे की तरफ 180 डिग्री होगा। ठीक जिस प्रकार से ऐसे लाइनें बनाई जा सकती है, उसी प्रकार से हम ऐसे भी तो लाइन बना सकते हैं, 1 डिग्री करके, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ये लाइन नहीं, ये अर्धवृत्त है। ये ऐसे करते करते ये 90 डिग्री रहेगा, 91 डिग्री, 92 डिग्री, ऐसे करते करते ही हम यहाँ पे 180 तक पहुँच जाएंगे। तो 0 डिग्री के पश्चिम में और 0 डिग्री के पूर्व दोनों तरफ लाइनें या अर्धवृत्त खींचे जा सकते हैं, जिन्हें हम देशांतर कहते हैं। तो देखिए ये जो देशांतर है ऐसे खींचेंगे हम, तो आपको इसमें समझना है कि इसमें एंगल है वो सेंटर से लिया जाता है। इसमें हम परफॉर्म नहीं करते एंगल के बारे में, बस इनको ऐसे लिखा जाता है। ऐसी लाइनें बनेगी जो 1 डिग्री होगी, 2 डिग्री होगी, ऐसे करते करते पीछे की तरफ जाएंगे, लास्ट में तो 180 डिग्री तक होगी। इनके पीछे क्या लगेगा, तो ये है ईस्ट पोर्शन और ये है वेस्ट पोर्शन, तो ये वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड ऐसे लगेगा इनके पीछे। जैसे कि जैसे हम बात करें तो कभी 85 डिग्री भी आएगा, इसमें 90 से जस्ट पहले जो थोड़ा 5 डिग्री पहले आने वाला है वो 85 डिग्री आएगा, जिसके पीछे हम लिखेंगे वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड। WL लिखना होगा। ठीक उसी प्रकार से इस तरफ भी लाइनें बनेगी, और हम बात करते हैं इस तरफ जो लाइनें बनेगी इनके पीछे हमें क्या लिखना पड़ेगा। इस तरफ लाइनें जैसे 0 डिग्री के इस तरफ 1 डिग्री, 2 डिग्री, ऐसे करते करते 180 डिग्री तक पहुँचेगा ये मामला। तब इनके पीछे हमें लिखना पड़ेगा ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। तो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड लिखा जाएगा, यहाँ पे वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड लिखा जाएगा। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब आप कल्पना करो कि 180 डिग्री इस साइड से घूमोगे या 180 डिग्री इस साइड से घूमोगे, एक ही लाइन बनने वाली है। 180 डिग्री वाली सेम लाइन होगी। 180 डिग्री इस वेस्टर्न लैटिट्यूड ले लो, वेस्टर्न लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, या फिर आप 180 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड ले लो। दोनों ही क्या होगी, दोनों ही सेम लाइनें होगी। तो अब हम देखें, काउंटिंग करें कि टोटल मिलाकर ये कितनी लाइनें होगी। तो 0 डिग्री के अलावा इस तरफ 180 लाइनें हैं, इस तरफ 180 लाइनें हैं टोटल मिला करके ये लाइनें, और 0 डिग्री वाली लाइन, तो एक लाइन ये है, तो ये 361 होता है। 361 लाइनें होती है। देशांतर रेखा है 361 होती है। लेकिन आप समझना इस बात को, अगर आपसे पूछा जाए कि देशांतर रेखा कितनी बनाई जा सकती है, तो होती तो कितनी है 180 डिग्री भी। वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड और ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड ये दोनों अलग अलग रेखाएं, फिर भी आपसे पूछा जाए कि कितनी बनती है, तो ये दोनों तो सेम ही है। इसलिए हम इसमें से एक माइनस कर सकते हैं और हम कहेंगे टोटल
देशांतर रेखा है वो 360 खींची जा सकती है, या फिर होती कितनी है तो 361 ले सकते हो, जिसमें ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड और वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड 180 डिग्री वाले को हम सेम मानते हैं, दोनों एक ही लाइन है, लेकिन फिर भी कुछ अंतर होता है इनके अंदर डायरेक्शन का, किस डायरेक्शन से हम ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इनमें डिफरेंस हो सकता है। तो ये अक्षांश और देशांतर के बारे में बात हो गई। अब हम देखने वाले हैं कि इन अक्षांश और देशांतर के आधार पर अपना जो राजस्थान है या फिर किसी भी लोकेशन को कैसे बताया जा सकता है। आप देखिएगा, जैसे ये अर्थ है अपना, अर्थ में ये है 0 डिग्री और ये भी है 0 डिग्री। कोई लोकेशन यहाँ है तो हम समझते हैं कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक के अक्षांश में है, यहाँ से यहाँ तक के अक्षांश में फैलाव है, तो अक्षांश में फैलाव तो इतना हो गया। देशांतर की बात करें तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक देशांतर में इसका फैलाव है। तो हम इस प्रकार से किसी का फैलाव या किसी की सही लोकेशन है वो अक्षांश और देशांतर के आधार पर बता सकते हैं कि कौन से अक्षांश पे है, कौन से देशांतरों पर है। तो अक्षांश और देशांतर किसी भी लोकेशन की, जैसे यही लोकेशन है तो इसकी बात करें तो ये किसी देशांतर में होगी और किसी न किसी अक्षांश में होगी, तो आप इस लोकेशन को बिल्कुल सटीकता से ढूंढ सकते हो। तो अक्षांश देशांतर है वो हमें लोकेशन बताते हैं। अब आप एक और बात समझिएगा कि ये जैसे यहाँ पे मान लीजिए आपकी ये 50 डिग्री नदन लैटीट्यूड उत्तरी अक्षांश है और ये 51 डिग्री नदन लैटीट्यूड है और कोई पॉइंट इसके बीच में है, तो अक्षांश क्या लिखोगे आप? 50 और 51 के बीच ऐसा लिखना ठीक नहीं है। इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो 1 डिग्री का गैप है इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। 1 डिग्री के गैप को किस में डिवाइड करते हैं? हम ये मान लेते हैं कि जैसे 1 आवर होता है वैसे ही 1 घंटा होता है, ठीक उसी प्रकार से 1 डिग्री को भी मान लो। आप इस 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो तो पर पार्ट्स क्या कहलाएगा? तो पर पार्ट्स एक छोटा सा कोण होगा, उस कोण को कहते हैं मिनट का कोण। मिनट का कोण। अब कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? तो जैसे 1 आवर को 60 पार्ट में डिवाइड किया है हमने, और 1 आवर में जो प्रत्येक पार्ट बनता है, प्रत्येक जो भाग बनता है उसको हमने मिनट का है। ठीक वैसे ही 1 डिग्री में जो भी भाग बनते हैं उसको हमने मिनट का कोण का है, मिनट का कोण का है। मिनट समय के लिए नहीं आया, कोण के लिए आया है, तो इसका मतलब हम लिखेंगे 60 मिनट। अब कोण वाले मिनट को डैश लगा के लिखते हैं और समय वाले मिनट को मिनट लिखना पड़ता है पीछे। इसमें सिंगल डैश का मतलब होता है मिनट। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू मिनट। 1 डिग्री जो होता है वो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, ये मिनट है। अब इस मिनट को भी अगर हम देखना चाहें तो ये 1 डिग्री को हमने 60 पार्ट्स में डिवाइड किया, ये 1 डिग्री मान लो, और इसको मैंने कितने पार्ट्स में बांटा है? 60 पार्ट्स में। तो ये प्रत्येक पार्ट्स है वो, ये जो प्रत्येक पार्ट्स है वो कितना कहला रहा है यहाँ से यहाँ तक का? वो कहला रहा है 1 मिनट। अब इस 1 मिनट पार्ट्स को भी अगर मैं देखूँ तो मैं डिवाइड कर सकता हूँ इसको, इस पार्ट्स को भी। जैसे इसको मैंने जूम आउट किया तो ऐसा हो गया ये, इसको भी 60 पार्ट में 1 मिनट के कोण को भी, ये 1 डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक 1 डिग्री है। 1 डिग्री में 60 पार्ट्स है, उसमें से एक पार्ट है वो 1 मिनट का है। अब जो 1 मिनट है इसको 60 पार्ट्स में डिवाइड करें इक्वल, तो हमें जो एक पार्ट्स इसमें मिलता है वो मिलता है मिनट के बाद में। मिनट का 60 पार्ट है तो इसका मतलब मिनट का 60वां भाग होगा, वो सेकंड होता है टाइम में। ठीक वैसे ही कोण में भी मिनट का 60वां भाग होता है, वो सेकंड का कोण होता है। तो ये जो कोण है वो है सेकंड का कोण। सेकंड का कोण। ये सेकंड के कोण को किससे डिनोट करते हैं? जैसे 1 मिनट, ये मिनट 60 मिनट है तो 1 मिनट इज इक्वल टू कितना होता है? 60 सेकंड। 60 सेकंड, सेकंड को ऐसे डिनोट करेंगे डबल डैश्ड से। ये डबल डैश्ड है वो सेकंड को डिनोट करता है, सेकंड को बताता है कि सेकंड का कोण है वो ऐसे डबल डैश्ड से लिखा जाएगा, और मिनट का कोण है वो सिंगल डैश्ड से लिखा जाएगा। तो ये तो होगी अक्षांश देशांतर के बारे में बातें, कोण के बारे में बातें, मिनट और सेकंड वाले कोण के बारे में बातें। अब हम देखेंगे राजस्थान की देशांतरीय और अक्षांशीय आधार पर राजस्थान की स्थिति क्या है। तो मैं आपके लिए मैप बनाता हूँ।
तो देखिए ये राजस्थान है, इसमें हम इसके अक्षांश देखने वाले हैं। राजस्थान कौन कौन से अक्षांश में फैला हुआ है, तो देखो राजस्थान ये यहाँ पे राजस्थान है वो उत्तरी गोलार्ध में है, तो 0 डिग्री से ऊपर ही रहेगा अक्षांश राजस्थान के लिए, इंडिया के लिए भी ऊपर ही रहेगा। तो देखो राजस्थान का जो ये दक्षिण बिंदु है ये किसी न किसी अक्षांश में होगा। तो यहाँ का जो अक्षांश है वो है 23 डिग्री 3 मिनट, क्या होगा, नदन लैटीट्यूड, उत्तरी अक्षांश। ये लोकेशन कौन सी है, तो हमें समझ में आता है कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है बांसवाड़ा, यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट का नाम है वो है बांसवाड़ा। और यहाँ जो लोकेशन, ये जो सबसे लास्ट पॉइंट है, राजस्थान का सबसे दक्षिणी बिंदु है, वहाँ एक गांव है, गांव का नाम है बोरकुंड। बोरकुंड गांव रहेगा यहाँ पे। ये जो बोरकुंड गांव है वो राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु है, बांसवाड़ा जिले के अंदर है। फिर उसके बाद में बात करें कि ये वाला पॉइंट है, ये भी किसी न किसी अक्षांश पर तो होगा। तो ये जो अक्षांश है लास्ट वाले पॉइंट पर वो है 30 डिग्री 12 मिनट नदन लैटीट्यूड। यहाँ पे लोकेशन का क्या नाम है, तो हमें पता चलता है यहाँ की लोकेशन का क्या नाम है, तो श्री गंगानगर जिला है। और यहाँ की जो लोकेशन है वो है कोणागांव है यहाँ पे सबसे ऊपर। राजस्थान का उत्तरतम बिंदु कौन सा है, कोणागांव। दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो हमें आंसर मिलता है बोरकुंड गांव। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ से यहाँ तक की लेंथ तो होगी कुछ राजस्थान की, तो ये हमें पता चलता है कि यहाँ से यहाँ तक अगर राजस्थान की लेंथ देखी जाए तो 826 किलोमीटर रहती है, 826 किलोमीटर। फिर राजस्थान यहाँ से यहाँ तक 826 किलोमीटर में फैला हुआ है, तो अक्षांशीय विस्तार कितना है। अक्षांश यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ ख़त्म होता है, तो ये कितना विस्तारित है। तो अब हम देखेंगे अक्षांशीय विस्तार कितना है राजस्थान का। अक्षांशीय विस्तार, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार के लिए आपको ये जो बड़ा अक्षांश है उसमें से ये छोटा अक्षांश है वो घटाना होगा। तो आप इसको माइनस करो, 12 मिनट में से 3 मिनट माइनस होंगे तो 9 मिनट बचेगा। 30 डिग्री में से 23 डिग्री माइनस होगा तो 7 डिग्री बचेगा। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है 60 डिग्री 9 मिनट, 7 डिग्री 7 डिग्री 9 मिनट में राजस्थान है वो फैला हुआ है अक्षांशों में। अब देखना, ये मिनट है ना, ये 30 मिनट से ऊपर नहीं है, और ये अगर 30 मिनट से ऊपर होता, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए 7 डिग्री 35 मिनट होता, तो हम कहते हैं ये लगभग आधे से ऊपर है, 30 मिनट से ऊपर है, जो 1 डिग्री माना जा सकता है। तब हम कहते हैं ये 1 डिग्री और ये 7 डिग्री मिला करके इसका जो औसतन विस्तार है वो 8 डिग्री मान लेते। लेकिन इसमें 30 मिनट से नीचे है, इसलिए हम इसका औसत विस्तार, आप समझिएगा इस प्रश्न को, इसका जो औसत विस्तार है अक्षांशीय विस्तार, औसत अक्षांशीय विस्तार, तब आंसर इसका हमें देना होगा 7 डिग्री। 9 मिनट को हम छोड़ सकते हैं क्योंकि 30 मिनट से नीचे है, इसलिए ये तो हो गया राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। अब देखो, अब हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जैसे कि ये अपनी लाइन है 0 डिग्री वाली, इसके ऊपर 23 डिग्री वाली लाइन है, 23.5 डिग्री वाली, जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं। ये उत्तरी अक्षांश है, कर्क रेखा, इसको क्या कहते हैं, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। इसके बाद में यहाँ पे नीचे की तरफ 23 डिग्री एंड हाफ डिग्री का सदर्न लैटीट्यूड है, जिसे हम क्या कहते हैं, मकर रेखा। अब देखिए, ये जो कर्क रेखा और ये मकर रेखा है, इनका अक्षांश देखने पर हमें पता चलता है कि ये, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है 23 डिग्री और 23 डिग्री और 30 मिनट हो गया, ये हाफ डिग्री नदन लैटीट्यूड। तो हमारे जो कर्क रेखा है वो कहीं ना कहीं गुजरेगी हमारे यहाँ से, क्योंकि 23 डिग्री 3 मिनट है, तो इसके ऊपर जाएंगे तो 23 डिग्री 30 मिनट भी होगा। तो राजस्थान में कर्क रेखा है वो कहाँ से गुजरती है, उसके लिए भी मैप से एक बार देख लेते हैं हम। तो अभी हम मैप बनाएंगे, उसके बाद में बात करते हैं। तो अब हम देखते हैं कर्क रेखा के बारे में। देखिए,
कर्क रेखा राजस्थान में ये जिला है अपना डूंगरपुर, ये है हमारा प्रतापगढ़ और ये है बांसवाड़ा। तो कर्क रेखा राजस्थान में बांसवाड़ा को 2 भागों में बांटती है और डूंगरपुर को टच करके निकलती है। तो आपके जब क्वेश्चन रहेगा कि कर्क रेखा राजस्थान में किन जिलों से गुजरती है, तो अगर सिंगल ऑप्शन हो तो बांसवाड़ा और दोनों ऑप्शन सेलेक्ट करने हो तो बांसवाड़ा डूंगरपुर, मतलब एक ही ऑप्शन में दोनों डिस्ट्रिक्ट 2-2 डिस्ट्रिक्ट दे रखे हो तो आपको बांसवाड़ा और डूंगरपुर सेलेक्ट करना होगा। अब देखिए आपके लिए अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो कर्क रेखा है उसके बिल्कुल निकट कोई शहर पड़ता है। तो यहाँ पे बांसवाड़ा के अंदर एक शहर है कुशलगढ़। जब हम राजस्थान का एकीकरण पढ़ते हैं तो 3 ठिकानों के बारे में पढ़ते हैं, लावा, निमराना और कुशलगढ़। ये वही कुशलगढ़ है। ये कुशलगढ़ है वो बांसवाड़ा का क्या है, निकटतम शहर है। बांसवाड़ा का एक ऐसा शहर है जो कर्क रेखा के निकटतम है, निकटतम शहर रहेगा। अब देखो कर्क रेखा पर 21 जून को सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है। इसके पीछे ये लॉजिक है कि अर्थ है वो 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। इसके कारण जो सनलाइट है वो सीधी है, वो 0 डिग्री से ऊपर 23.5 डिग्री कर्क रेखा तक और नीचे 23.5 डिग्री मकर रेखा तक सीधी पड़ती रहती है पूरे साल में अलग अलग दिनों में। तो 21 जून को सूर्य का प्रकाश है वो कर्क रेखा पर सीधा पड़ता है। तो कर्क रेखा पर अगर 21 जून को सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है तो उस दिन अगर हम बात करें तो हमारे ये कर्क रेखा है, ये मैं राजस्थान ही बना देता हूँ। तो कर्क रेखा पर सूर्य का प्रकाश सीधा है वो 21 जून को पड़ता है। तो ये वाला दिन जो होता है वो उत्तरी गोलार्ध की बात कर लो आप, ये 0 डिग्री है तो उत्तरी गोलार्ध की बात करो आप, या फिर राजस्थान की बात करो या भारत की बात करो। कर्क रेखा पर जिस दिन सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है वो सबसे बड़ा दिन होता है। तो ये वाला जो दिन है वो हमारे राजस्थान का, भारत का या उत्तरी गोलार्ध का या उत्तरी गोलार्ध के किसी भी कंट्री का सबसे बड़ा दिन है। ये कितना बड़ा दिन होता है तो हमें पता चलता है ये 13 घंटे का दिन होता है और 27 मिनट होता है इसमें। 13 घंटे 27 मिनट का दिन होता है। 13 घंटे 27 मिनट का दिन है। उत्तरी गोलार्ध का जो सबसे बड़ा दिन 21 जून, ये इस दिन कितना लंबा होता है तो 13 घंटे 27 मिनट का दिन रहेगा। अब देखिए आगे हम बात करें तो 21 जून को हम कर्क संक्रांति भी कह सकते हैं। जैसे मकर संक्रांति होती है 22 दिसंबर को होनी चाहिए, लेकिन हम 14 जनवरी के आसपास मनाते हैं। ये कभी और देखेंगे, आप एक बार देखो, इसको कर्क संक्रांति कहते हैं या फिर इसको ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं, क्योंकि इस समय हमारे ग्रीष्म ऋतु होती है जून के महीने में, इसलिए इसे हम ग्रीष्म संक्रांति कहेंगे। तो ये कर्क रेखा में ये सारी बातें हैं। और सुनो, 21 जून को 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। 2015 से इंटरनेशनल योगा डे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है 21 जून को। अब तक 2022 में ये लगभग 7वां योग दिवस रहेगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें कर्क रेखा के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम राजस्थान का देशांतरीय विस्तार देखेंगे। तो मैं आपके लिए मैप बनाता हूँ। अब हम राजस्थान के देशांतर के बारे में देखते हैं। तो देखिए राजस्थान है वो अर्थ के अंदर, पृथ्वी के अंदर पूर्वी गोलार्ध में है, तो 0 डिग्री के पूर्व में रहेगा, ईस्ट में रहेगा। तो जो भी अपना देशांतर रहे उसके आगे आपको ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, यहाँ पर भी आपको ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड लगाना पड़ेगा, मतलब पूर्वी देशांतर। अब देखिए ये कितना होता है, तो ये 69 डिग्री और 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक रहेगा। अब यहाँ कौन से स्थान है तो आपको पता होगा। यहाँ पे जिले की बात करें तो जैसलमेर है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट है जैसलमेर। जैसलमेर में अगर गांव की बात करें तो यहाँ पे विलेज का नाम है कटरा, जिसे करडा गांव कहते हैं रियल में, ये कटरा गांव है। फिर उसके बाद में यहाँ बात करें हम
तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट तो रहेगा धौलपुर, और गांव की बात करें तो गांव का नाम होगा सिलाना गांव, शिलाना गांव। तो राजस्थान का अगर पूर्वोत्तम बिंदु देखा जाए, पूर्वोत्तम गांव देखा जाए तो सिलाना गांव, और पश्चिमतम बिंदु या पश्चिमी गांव देखा जाए तो कटरा गांव, ये आंसर रहेगा। अब यहाँ से यहाँ तक ये कितना फैलाव है तो एक बार हम लेंथ में देख लें इसको। तो ये यहाँ से राजस्थान है वो कम लेंथ में और यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा लेंथ में है। तो यहाँ लेंथ है 869 किलोमीटर और ये है 826 किलोमीटर। तो 869 किलोमीटर माइनस 826 किलोमीटर करते हैं तो हमारा आंसर आता है 43 किलोमीटर। तो राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में अंतर अगर पूछा जाए तो आपको आंसर देना है 43 किलोमीटर। फिर आगे हम देखें कि ये जो देशांतरीय विस्तार भी तो है, इसका कुछ फैलाव है देशांतरीय विस्तार। तो अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करते हैं और देखते हैं देशांतरीय विस्तार कितना है। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार, तो इसके लिए हमें इसमें से ये माइनस करना होगा 78 डिग्री में से। यहाँ करते हैं हम 78 डिग्री 17 मिनट में से माइनस करें अगर 69 डिग्री 30 मिनट, तो हम देखते हैं कि जो 70 मिनट है इसमें से 30 मिनट माइनस करना मुश्किल है। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से 1 डिग्री ले लेते हैं। 1 डिग्री लेंगे तो ये हो जाएगा आगे 77 डिग्री, और 1 डिग्री को हम क्या लिख देते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट। 60 मिनट और ये 70 मिनट टोटल हो गए 77 मिनट। 77, इसको इस तरह से लिख सकते हो 77 डिग्री 77 मिनट माइनस 69 डिग्री 30 मिनट, तब हमें आंसर मिलता है। यहाँ से माइनस करेंगे तो 47 मिनट बचेगा, यहाँ से 8 डिग्री बचेगा। 8 डिग्री 47 मिनट राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है। अब वही जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 30 मिनट से ऊपर हो तो आप इसको औसत देशांतरीय विस्तार देखना चाहते हो तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो। ये 47 मिनट से आगे हैं तो औसत देशांतरीय विस्तार कितना हो जाएगा, 9 डिग्री लिख दें हम। तो ये अक्षांशीय विस्तार आता है 7 डिग्री और औसत देशांतरीय विस्तार आता है 9 डिग्री। ये था राजस्थान का देशांतर। अब हम कुछ और पॉइंट है जो पढ़ लेते हैं। जैसे एक कॉन्सेप्ट रहता है कि राजस्थान का जो मध्य गांव है वो कौन सा है, तब हमें पता चलता है कि राजस्थान के बीचों बीच में कौन सा गांव आता है। बिल्कुल ऐसे लाइन खींचते हैं तो बीचों बीच में नागौर तहसील है, नागौर जिला है। नागौर जिले का यहाँ पे जो गांव रहेगा वो ऐसे देखें तो लापोलाई गांव है, लेकिन सैटेलाइट सर्वे के अनुसार पहले ये कई बार लापोलाई चला है, उसके बाद सैटेलाइट सर्वे के अनुसार बिल्कुल जो मध्य गांव सही से आता है वो आता है गगराना। तो गगराना है वो जो नागौर के अंदर है, ये मकराना नहीं है, ये गगराना है। आप याद रखें ये गगराना है वो राजस्थान का मध्य गांव रहेगा। अब हम देखते हैं आगे राजस्थान के बारे में एक कॉन्सेप्ट हम यहाँ और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हम बात करें कि हमारा जो ये राजस्थान है, राजस्थान में कहाँ सूर्योदय पहले होगा और कहाँ बाद में होगा, तो आपको पता होगा सूर्य इस तरफ रहता है हमेशा और अर्थ है वो घूमती है। देखिए आप ग्लोब से कि ये सन है, ये अर्थ है, तो ये सन के सामने ऐसे मूव करती है। तो जो पोर्शन ठीक सामने होता है वहाँ दिन के 12 बजे होते हैं, मतलब सीधी लाइट जहाँ पड़ रही होती है वहाँ दिन के सही मायने में तो 12 बजने चाहिए। फिर जो पोर्शन आगे चला जाता है वहाँ 1, 2, 3, 4 ऐसे बजने लग जाएंगे, और जो पीछे है वहाँ सुबह का टाइम होता है। जो बिल्कुल इस तरफ है नाइट वाले टाइम में है, यहाँ बिल्कुल जस्ट पीछे वहाँ रात के 12 बजे होंगे। तो इसका मतलब अर्थ में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय रहता है, और अर्थ में पूर्वी भाग में सूर्योदय पहले होता है और पश्चिमी भाग में सूर्योदय है वो बाद में होता है। तो राजस्थान में भी अगर देखा जाए तो सबसे पहले सूर्योदय है वो धौलपुर में होता है, और सबसे लास्ट में जो सूर्योदय है वो जैसलमेर में होगा। तो इसका मतलब यहाँ टाइम का गैप तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन हमने कभी एक टाइम का गैप है वो व्यवहारिक रूप से देखा नहीं है, इसलिए हमें इतना आइडिया रहता नहीं, लेकिन टाइम का गैप तो रहता है।
नेचुरली देखे तो टाइम का गैप रहेगा, क्योंकि यहाँ सूर्योदय बाद में हो रहा है, यहाँ पे पहले हो रहा है। तो देखो ये टाइम का गैप कितना होता है। तो हम समझते हैं कि जैसे ये अर्थ है वो अगर पूरा घूमती है, एक चक्कर पूरा करते हैं तो 24 घंटे लगते हैं। इस 24 घंटों के अंदर अर्थ में एक डिग्री की बात करें तो चारों तरफ मिला करके 360 डिग्री बनते हैं। छोटे छोटे अगर देशांतर देखें, ये जो देशांतर है ये कितने देशांतर हो जाते हैं एक राउंड में, तो 360 डिग्री देशांतर है वो आगे से निकल जाते हैं इस प्रकार से। तो 360 डिग्री अगर देशांतर पार होने में 24 घंटे लगते हैं, तो एक देशांतर पार होने में, 1 डिग्री का देशांतर पार होने में कितना समय लगेगा। तो 24 इंटू इसको मिनट में बदलूँ मैं अगर, तो इसको मैं 60 मिनट लिख देता हूँ और उसके बाद में इसको डिवाइड कर देता हूँ 360 से। तो हमें आंसर मिलता है यहाँ से 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट लगते हैं। 1 डिग्री अगर पार करना चाहते हो आप, मतलब अर्थ को 1 डिग्री मूव करने में कितना टाइम लग जाता है, 1 डिग्री मूव करने में 4 मिनट का टाइम लग जाता है। इसका मतलब 1 डिग्री के अंतराल में देखोगे तो 4 मिनट का गैप रहेगा। ये वाला पोर्शन जो 1 डिग्री आगे है वो 4 मिनट, जो 1 डिग्री पीछे है उससे 4 मिनट आगे रहेगा टाइम में। अब यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि 1 डिग्री के अंदर कितना मिनट होते हैं कोण के रूप में, मिनट 60 मिनट, और इसको 4 मिनट, 60 मिनट में 4 मिनट का समय लगता है। 60 मिनट का कोण पार करना है तो 4 मिनट का समय लगेगा। तो 1 मिनट का कोण अगर पार करना है तो कितना समय लगेगा। तो हम देखते हैं 4 इंटू इसको मैं टाइम के लिए मैं 60 सेकेंड लिख देता हूँ। जहाँ मैं सेकंड लिख रहा हूँ वो टाइम है और सामने है वो कोण है। इसके बाद में अगर इसको मैं 60 से डिवाइड करता हूँ तो हमें आंसर मिल जाता है कि 1 मिनट को पार करने में 4 सेकेंड लगते हैं और 1 डिग्री को पार करने में, 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट लगते हैं। ये आप याद रखें, एक ये याद रखें। फिर इसके अकॉर्डिंग देखिए, अगर हम राजस्थान का विस्तार, तो यहाँ से यहाँ तक देशांतरी विस्तार राजस्थान का कितना है, तो हमें पता चलता है 8 डिग्री 47 मिनट। तो कितना टाइम का गैप रहेगा यहाँ से यहाँ तक के बीच में। तो हमें अभी हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट। तो हमें आंसर मिलता है 8 इंटू 4 मिनट का गैप। ये तो डिग्री बता रहा है, मिनट क्या बताता है, कोण वाला मिनट क्या बताता है। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो इसको भी अगर देखें, इसको अलग से अगर कैलकुलेट करें तो 47 इंटू 4 सेकेंड होगा। ये 32 मिनट तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद में ये 47 इंटू 4 करोगे तो ये हो जाएगा 188 सेकेंड। ये 188 सेकेंड को अगर आप 3 मिनट करते हो और 3 मिनट करते हो तो 3 मिनट 8 सेकेंड हो जाएगा। ये 3 मिनट इसमें प्लस कर देते हैं, +3। तो आंसर बनता है अपना ये 32 + 3 हो जाएगा 35 मिनट। और फिर आंसर आएगा अपना 35 मिनट के बाद में जो बचेगा वो 8 सेकेंड बचेगा। ये है टाइम का गैप, टाइम लैप्सिंग, जो राजस्थान के अंदर पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग के बीच में, पूर्वी पॉइंट और पश्चिमी पॉइंट के बीच में है। और लेकिन हम ऐसा व्यवहारिक देखते नहीं है, क्योंकि जो हमारा पूरा इंडिया है, इंडिया में जो टाइम वही लिया जाता है जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जो टाइम है, वहीं पे वहाँ जो टाइम होता है वही पूरे राजस्थान, पूरे इंडिया में यही टाइम माना जाता है। इसके बारे में हम किसी और क्लास में देखेंगे। आज हमने राजस्थान की स्थिति के बारे में देखा, राजस्थान की स्थिति हमने अक्षांशीय देशांतर के आधार पर देखा। कल हम फ्रेंड्स पढ़ने वाले राजस्थान का विस्तार। थैंक यू वेरी मच। और आप इस वीडियो की अगर PDF प्राप्त करना चाहते हो तो आप इसे हमारे टेलीग्राम चैनल में जा कर के देख सकते हो, PDF प्राप्त कर सकते हो, जिसका लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।